नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप में से बहुत सारे बच्चों का कल से आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो मेरी रेलवे से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस बार पेपर ढंग से करा लेना। इतना परेशान किया ना तुमने रेलवे एएलपी वालों को, सीबीटी 2 कैंसिल करके अब डेट आपने नहीं दी थी। इस बार पेपर ढंग से कराना, मेरी ये गुजारिश है आपसे। मेरे भाई, ये जो है आपका आखिरी समय है, कल से तो पेपर शुरू ही हैं, तो ज्यादा पैनिक मत होइए, शांति से रहिए। जो आपने पढ़ा है, जो आपने मेहनत करी है, उस पर विश्वास रखिए और पेपर फोड़ के आइए। एंड टाइम पे मेरे भाई मैं मैथ सब्जेक्ट के बेस्ट 25 क्वेश्चन का एक कंपाइलेशन आपके लिए लेके आया हूं। अगर आप रेलवे एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम देने जा रहे हो तो पेपर देने जाने से पहले इन सवालों को जरूर निपटा के जाएं, क्योंकि मेरा पक्का विश्वास है इसमें से सवाल जरूर 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 फंसेगा मेरे भाई। ठीक है जी, चलिए तो मैं आपको बेस्ट 25 क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से देखिएगा जी। अच्छा मेरे दोस्त, हमने अपने मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर ये पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है रेलवे एएलपी सीबीटी 2 के। मैंने 3 मॉक टेस्ट भी सॉल्व कराए थे, 3 मॉक टेस्ट। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे हैं तो इन 3 मॉक टेस्ट को जरूर देख लीजिए मेरे भाई, जरूर देख लीजिए। अच्छा, रेलवे ने 2024 में जितने भी पेपर लिए थे मैंने उनका भी सॉल्यूशन कराया है। आप यहां पर ये रेलवे 2024-25 एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन, अभी आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था, मैंने सॉल्व करा। आरपीएफ एसआई का पेपर, आपके एएलपी सीबीटी 1 के भी बेस्ट क्वेश्चंस, सारे नहीं, जो सबसे अच्छे सवाल है, बेस्ट क्वेश्चन। जेई का पेपर, टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 का पेपर भी मैंने सॉल्व कराया है। ठीक है जी, तो इनको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहां से सवाल रिपीट होगा। ये प्रीमियम कंटेंट है जो मैंने अपने चैनल पर फ्री में डाल रखा है, और ये रेलवे एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम पेपर की प्लेलिस्ट है, 3 मैंने कराए हैं सॉल्व। ठीक है जी, चलो तो अब शुरू करते हैं कहानी। बेस्ट 25 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, एक एक सवाल को शुरू से लेकर आखिर तक करिए। आपके पेपर में भी 25 सवाल आएंगे, अर्थमेटिक भी पूछा जाएगा, एडवांस भी पूछा जाएगा। पूरा आप इसे एक मॉक टेस्ट की तरह से लीजिए। वीडियो खत्म होने के बाद आप मुझे बताइए कि सर हमने 25 में से इतने सवाल सही किए। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पहला पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। आपके कितने सवाल सही हुए मुझे बताइएगा। पीडीएफ इसकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे साथ साथ डलवा दूंगा। ठीक है, बहुत क्वालिटी कंपाइलेशन है, देखिएगा। हम अपने चैनल पे एडवांस मैथ भी पढ़ा रहे हैं भाई, पूरा तो नहीं हो पाया, पर हमने अभी अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब पढ़ा दिया। अगर किसी बच्चे का कोई चैप्टर वीक है तो हमारे चैनल से फ्री में पढ़ सकता है मेरे भाई। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर ये सारी क्लासेस हैं। चलो शुरू करते हैं दोस्त। कैरविल एप्लीकेशन पर आज से मेरे भाई हमारा रिकॉर्डेड बैच के एडमिशन भी चालू है। मैथ स्पेशल रिकॉर्डेड बैच, आपको पता है कि मैं हमेशा बच्चे को रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको जल्दी सिलेबस खत्म करना है तो रिकॉर्डेड बैच सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको जैसे आप इनरोल करोगे सारी क्लास आपको मिल जाएंगी अर्थमेटिक की, एडवांस की। आप 2x की स्पीड में लगाओ और दिन में 3-3-4 लेक्चर देख के 4-5 महीने में आराम से सिलेबस खत्म कर सकते हो। और यह बैच मैंने इस तरीके से पढ़ाया है कि बेसिक से कवर किया है, बेसिक कंसेप्ट, फॉर्मूला, शॉर्टकट, एग्जाम्पल, फिर उसके बाद एक ही कॉन्सेप्ट पे कई सारे टाइप की प्रैक्टिस मैंने कराई है, तो सब कुछ कवर हो जाएगा। प्री प्लस मेन सब कुछ पढ़ाया है डिटेल में मेरे भाई, समय लेके पढ़ाया, कमजोर बच्चे को ध्यान में रखते हुए। हवाई बस सिलेबस खींचने पे ध्यान नहीं रहा कि जल्दी से बैच निपटाओ, नहीं, कमजोर से कमजोर बच्चा भी समझ सके इस तरीके से पढ़ा, दबा के प्रैक्टिस कराइए, क्योंकि किसी बच्चे का मैथ कमजोर है तो प्रैक्टिस के सहारे ही गणित सीख सकता है दोस्त। इतना पढ़ाया है कि आप केवल क्लास देखो, रिवीजन करो, सीधा मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप रेडी रहेंगे मेरे भाई। 2 साल इस बैच की वैलिडिटी होगी। 1 मई से शाम 7 बजे से रजिस्ट्रेशन के चालू हो जाएंगे। 999 की फीस में कैरविल एप्लीकेशन पर यह बैच एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीसेट, स्टेट एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए अवेलेबल है। ठीक है ना, हर चैप्टर की आपको पीडीएफ दी जाएगी, क्वेश्चन सीट दी जाएगी, सारी क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी। जो हमारा लेटेस्ट लाइव बैच खत्म हुआ है, 2024 के जितने भी पेपर हुए उनके सवालों को भी इस लाइव बैच में अपडेट किया गया है, तो बिल्कुल अपडेटेड आपको कंटेंट इसमें मिलेगा। यहां से पढ़ के बहुत सारे हजारों बच्चों का सिलेक्शन लगातार होता आया है। रैंक 1 कितने सारे एग्जाम में टॉपर्स यहां से बने हैं, तो आप इससे अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं अगर आपका टारगेट 2026 या 2027 के एग्जाम है मेरे भाई। ठीक है जी, जल्दी सिलेबस खत्म कर सकते हैं, 2025 के लिए भी आप इस बैच को ले सकते हो। चलो आ जाते हैं मेरे भाई सवाल नंबर 1 से। कॉपी पेन लेके बैठो मेरे भाई, एंड टाइम है। ठीक है जी, केवल देखना नहीं है, साथ साथ सॉल्व भी करना है। पहला सवाल,
एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर शरद को 19% का लॉस होता है। अगर इसे एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 60% पर बेचता है तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखो, किसी आर्टिकल को उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस वास्तविक क्रय मूल्य के 3/8 पर बेचा जाता है, तो भाई 3/8 आ रहा है, ये /8 आ रहा है कि नहीं? तो मैंने /8 की शक्ल देख के ये मान लिया कि माना एक आर्टिकल का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो 8 है। मैंने एक आर्टिकल का एक्चुअल सेलिंग प्राइस 8 मान लिया। तो आप क्या करते हो, उस आर्टिकल को एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 3/8 पे बेचते हो। तो 8 का 3/8 कितना होता है? 3 में आप बेचते हो मेरे भाई, आपको 19% का लॉस होता है। देखिए, प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है? सीपी पे। सीपी क्रय मूल्य क्या होता है प्यारे बच्चों? 100%। 100% से कोई सामान जितने ज्यादा कम में बिका वही आपका प्रॉफिट लॉस है। मैंने सेलिंग प्राइस 8 माना, आप सामान को बेचते हो 3 यूनिट में। 3 यूनिट में बेचने पर 19% लॉस होता है। 100 पे 19% का लॉस हो तो सामान बिका कितने में? 100 में से 19 घटाइए, 81% में बिका। सवाल यह है कि अगर एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 60% में बेचे, एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 8, तो अगर 8 के 60% में बेचेंगे तो 8 का 60% क्या होता है? 8 छिंग 48। अगर आप सामान को 4.8 यूनिट में बेचोगे तो सामान कितने परसेंट में बिकेगा? जवाब दीजिए भाई। भाई 3 की वैल्यू 81% है, 27 गुना। तो इसकी वैल्यू भी तो मेरे भाई 27 गुना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? है भाई, बताओ। 27 अट्ठे 216, 6 और 21, 27 चौका 108 और 21, 129 हो गया मेरे भाई, यानी कि 129.6% में बिकेगा। एग्जैक्ट करके दिखा दिया। अब आप मुझे बताओ, 100% के सीपी का सामान अगर 129.6% बिका तो जो 29.6% एक्स्ट्रा है वही आपका लाभ होगा। यह बेस्ट तरीका है, इससे जल्दी आप ये सवाल नहीं कर सकते। ठीक है ना? हर एक स्टेप लिख के मैंने सिखाया आपको। आगे चलते हैं। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये देखिए, आप ही के पेपर का सवाल है एएलपी सीबीटी 2 2019 का। दिया गया है कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ सिमिलर हैं। ओके, बीसी 12.5 है, ईएफ 10 सेंटीमीटर है, तो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ के एरिया का रेशियो बताओ। देखो मेरे भाई, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। सिमिलर है तो एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा। अब यहां पे बीसी और ईएफ दिया है। बीसी और ईएफ जो है करस्पॉन्डिंग साइड है, संगत भुजाएं। अगर यहां पे बीसी 12.5 है तो ईएफ 10 सेंटीमीटर है, तो रेशियो कितना है मेरे भाई? 2.5 से जाएगा मेरे दोस्तों। 2.5 पंजे और 2.5 चौका, 2.5 से कट गया। ये साइड का रेशियो है। तो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीएफ के एरिया का रेशियो क्या होगा? साइड का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर रेशियो 4 का स्क्वायर, यानी कि 25:16। आंसर है डी ऑप्शन। मजा आया? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। सवाल नंबर 3 देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर। कितने न्यूनतम पूर्ण वर्षों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए इन विच ए सम ऑफ मनी पुट आउट एट 20% एनम कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल। यानी कि मिनिमम कितने सालों में 20% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से लगाई कोई धनराशि दुगने से अधिक हो जाएगी। अगर ब्याज की दर 20% है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कितने सालों में आपका प्रिंसिपल मिनिमम कितने सालों में दुगने से ज्यादा हो जाएगा? देखो मेरे भाई, अगर ब्याज की दर 20% है तो इसका मतलब हर साल आपका जो है अमाउंट 20% बढ़ेगा। 100% को अगर 20% बढ़ाते तो कितना हो जाता है? 120% हो जाएगा। 120% का मतलब 120/100, 1.2 गुना। 1.2 गुना। भैया मैंने मान लिया कि आपको मिनिमम n साल लगेंगे, आपको n साल लगेंगे। अगर ब्याज की दर 20% है तो हर एक साल में आपका पैसा 1.2 गुना हो जाएगा। हर एक साल में आपका पैसा 1.2 गुना हो जाएगा अगर ब्याज की दर 20% है। 100% को 20% बढ़ाएंगे, 120% होता है 1.2। तो n साल में कितना होगा मेरे प्यार भी? 1.2 की पावर n साल में आपका पैसा इतने गुना हो जाएगा। और मेरे भाई ये क्या होना चाहिए? दुगने से अधिक होना चाहिए, 2 से ज्यादा होना चाहिए, 2 से ज्यादा। तो n की मिनिमम वैल्यू क्या लेंगे? 1 नहीं ले सकते। 1.2 का स्क्वायर 1.44। अगर आपने यहां पे 1.2 की पावर ये 3 लिया, n का मान 3 लिया, तो ये 1.728 आएगा, यानी कि दुगने से ज्यादा नहीं हुआ, यानी कि 2 साल और 3 साल, तो आंसर नहीं है।
अगर आपने मेरे प्यारे भाई यहां पे 4 लिया, 1.2 की पावर 4 लेते हो मेरे दोस्तों आप, तो आप देखते हो कि ये इसी को 1.2 से गुणा करो, 1.728 को ही जो है आप गुणा करेंगे 1.2 से गुणा कर देंगे, एक पावर बढ़ गया ना। तो अगर 1.7 की भी 1.2 में गुणा करेंगे तो ये भी 2 से ज्यादा हो गया मेरे भाई, ये भी 2 से ज्यादा है, यानी कि ये नंबर 2 से ज्यादा आ जाएगा। तो मिनिमम आपको कितने साल लेने पड़ेंगे? मिनिमम आपको 4 साल लगेंगे। तो आंसर बी ऑप्शन है। 1.2 की पावर अगर 3 करता हूं तो 1.728 आता है, दुगने से ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं 1.2 की पावर 4 करता हूं तो 2 से ज्यादा हो जाएगा, कि ये 1.2 से गुणा, यहां भी 1.2 से गुणा कर देंगे मेरे भाई। ठीक है जी। तो थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। एसएससी, रेलवे, सीडीएस, कोई पेपर नहीं बचा जिसमें सवाल ना आया हो। इवन यूपी जो है हेड ऑपरेटर के पेपर में भी आया था। आ जाइए सवाल नंबर 4, ये भी आपके एएलपी के पेपर का पूछा है, सीबीटी 2019 का प्रीवियस ईयर है भाई। ट्रायंगल एबीसी में एडी जो है एंगल बीएसी का समद्वि भाजक है, एई बीसी पे लंब है, बी 32 है, सी 70 डिग्री है, एंगल डी एई का माप ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, मैं आपको पूरी थ्योरम बता दे रहा हूं, पूरा थ्योरम मैं आपको बता दे रहा हूं, हालांकि जरूरत नहीं है। अच्छा, ये छोटा बड़ा एंगल है ना, तो इस तरीके से है ना, बी 32 है, सी 70 है, ये हो गया जी। चलो भाई, हमने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, ये है त्रिभुज ए बी सी, कोई परेशानी इसमें नहीं। सवाल में बोला गया एंगल बी 32 डिग्री का है और एंगल सी जो है वो 70 डिग्री का है। बी और सी की वैल्यू दी गई है। अब आगे बढ़िएगा। एडी एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है, एई बीसी पे परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन है भाई एई, ये जो लाइन है एई, ये बीसी पे परपेंडिकुलर है। एडी जो है, एडी इस कोण ए का बाइसेक्टर है, तो एडी जो है एंगल ए का बाइसेक्टर, वो छोटे एंगल की तरफ आएगा। अब इनके बीच में जो कोण बना है, ये वाला कोण डी ए, ये आपसे पूछा गया, इनके बीच में जो कोण बना है कोण डी ए, इसका मान बच्चों आपसे पूछा गया है। तो सीधा थ्योरम है, अगर किसी त्रिभुज में एक ही शीर्ष से आपने लंब या परपेंडिकुलर खींचा, उसी वर्टेक्स से आपने एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक खींचा, तो इनके बीच के जो कोण होगा, बाकी दो जो कोण बचे उनके डिफरेंस का आधा, उनके डिफरेंस का आधा होगा। यानी कि 70 माइनस 32 कितना हो गया मेरे भाई? 38 हो गया। 38 का आधा 19 डिग्री। सवाल का आंसर है 19 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे भैया। तो फॉर्मूला पता है, सवाल उड़ जाएगा हवा में। आगे आ जाओ बच्चों। सवाल नंबर 5, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 90% की वृद्धि होती है, इसकी खपत या कंजम्पशन कितने परसेंट कम करना चाहिए जिससे कि इस पर होने वाले खर्चे में केवल 33% की वृद्धि हो? ये बहुत फेमस सवाल है भाई, एसएससी, रेलवे सब जगह छाया रहा है ये हमेशा से, आदिकाल से। मान लीजिए कि पेट्रोल का प्राइस है 100 रुपए लीटर, पेट्रोल जो ना 100 रुपए लीटर चल रहा है। कितना है भैया? 100 रुपए लीटर। ध्यान सुनिएगा, अब पेट्रोल का प्राइस 90% बढ़ गया। अगर पेट्रोल का प्राइस 90% बढ़ गया, 100 से 90% बढ़ गया, तो पेट्रोल का प्राइस कितना हो गया? 190। यानी कि पहले 1 लीटर पेट्रोल आपको मिल रहा था 100 रुपए का, लेकिन अब पेट्रोल का प्राइस 90% बढ़ गया, 190 हो गया। तो अब 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा 190 का। आदमी बोला, हे सरकार, मेरे भैया तनख्वाह तो बढ़ी नहीं, मैं इतना महंगा पेट्रोल नहीं डलवा सकता, मैं अपना खर्चा केवल 33% ही बढ़ा सकता हूं। यानी कि पहले 100 रुपए का पेट्रोल डलवा रहा था, तो अब मैं 33% ज्यादा है, 100 से 33% ज्यादा है। यानी कि मेरी जो क्षमता है केवल 133 का पेट्रोल डलवाने की है, मैं गाड़ी में 133 का ही पेट्रोल डलवा सकता हूं। तो भैया पेट्रोल कम डलेगा। यही पूछा कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा। भाई 190 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल हो चुका है, लेकिन आप 133 का ही डलवा रहे हो, यानी कि 57 रुपए का कम पेट्रोल आपकी गाड़ी में डल रहा है 190 की तुलना में। तो परसेंटेज में कितना? गुणा 100%, परसेंटेज में इंटू 100%, 0 0 कट जाएगा, 19 तिया 57, यानी कि 30%। तो आपने 30% पेट्रोल कम डलवाया है, 30% खपत कम हो जाएगी। 100 मान के करिएगा, ये सवाल बहुत इजी पड़ेगा बच्चे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 6, ठीक है जी।
एक टावर 60 मीटर ऊंचा है, इसके फुट से 20√3 मीटर दूर एक बिंदु से इसके टॉप का एलिवेशन एंगल ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी के पेपर में आया, देखो हाइट एंड डिस्टेंस का आसान सा सवाल है कि भाई एक टावर जो है 60 मीटर ऊंचा है, जैसे मान लीजिए मेरे भाई कि ये टावर है, मान लीजिए कि ये टावर है, बहुत बढ़िया टावर है मेरे भाई, कितना 60 मीटर ऊंचा टावर है, 60 मीटर ऊंचा ये टावर है, कोई परेशानी। अब ये इसका फुट हो गया, ये टावर का फुट हो गया। अब फुट से 20√3 मीटर की दूरी पर, यहां फुट से ये 20√3 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट मान लीजिए पी है। तो इस पॉइंट से टावर के टॉप का, टावर का टॉप है, ये एलिवेशन एंगल आपको बताना है, थीटा कितना होगा मेरे भाई, बताओ। ऑप्शन भी 30, 60, 45, 90 आसान से। देखो 20√3 का √3 गुना होता है 60, अगर ये 1 यूनिट है तो ये √3 गुना हो रहा है, तो ये 60 डिग्री का होगा। नहीं समझ पाए, है ना। वैसे तो याद होना चाहिए, अगर आप यहां पे tan थीटा भी लगाते तो tan थीटा आएगा परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार, यानी कि 60/20√3। तो कितना आएगा मेरे भाई, 20 या 60, और ये √3 हो गया। अब tan थीटा √3 हो रहा है, √3 क्या होता है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, 60 डिग्री आ जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं कि 30, 60, 90 सीधा कंसेप्ट होता है, 30, 60, 90 कि भाई 30, 60, 90 ट्राइंगल आपको याद होना चाहिए। 30, 60, 90, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट, और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट। तो यहां 20√3 का √3 से गुणा करके 60 आएगा, यानी कि ये 1 यूनिट है तो ये √3 गुना हो रहा है, तो ये 60 डिग्री होगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। बेसिक सवाल, अकेले काम करते हुए एक किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। 10 दिन काम करने के बाद ए ने वह काम छोड़ दिया। 10 दिन काम किया, ए ने काम छोड़ दिया। बचे काम को अकेले बी ने 32 दिन में पूरा किया, बचे काम को। तो पूछा एक साथ मिलकर ए और बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो जब भी ये बचे काम वाला सवाल आए ना, आप हमेशा ना बचे काम पे ध्यान दो, रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दो, क्योंकि आपको पता है टाइम एंड वर्क चैप्टर में टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। सवाल में पहली ही लाइन में साफ साफ कहा है कि अकेले अगर काम करता है ए, तो ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए ने 10 दिन तक काम किया फिर छोड़ दिया। अगर ए 30 दिन में काम कर सकता है, उसने 10 दिन काम किया, तो ए के 20 दिन का काम बाकी है। बोलो, 30 में से 10 दिन काम किया तो ए के 20 दिन का काम बाकी है, छोड़ के चला गया। और इसी बचे काम को बी ने 32 दिन में किया, इसी बचे काम को बी ने 32 दिन में पूरा किया। यानी कि जिस काम को ए 20 दिन में करता, जिस काम को ए 20 दिन में करता, उस काम को बी ने 32 दिन में किया। तो टाइम का रेशियो क्या है, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32। ये टाइम का रेशियो है 5:8। ए बच्चे काम को 20 दिन में करता, उस काम को बी ने 32 दिन में किया। तो टाइम का रेशियो 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 5:8 है। तो एफिशिएंसी का रेशियो 5:8 का उल्टा हो जाएगा जी, 8:5। तो ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। बहुत बेहतरीन और शानदार सवाल करा रहा हूं, पक्का क्वेश्चन यहां से फंसेगा मेरे भाई, पक्का। 8:5 बोला एक साथ मिलकर ए और बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी एक साथ। आप बताओ, पहले तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा ना बच्चों आपको, टोटल वर्क। अच्छा, सवाल में बोला है अकेले ए 30 दिन में काम कर सकता है। भाई ए की एफिशिएंसी 8 है, ए की एफिशिएंसी 8 है। ए एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है, 30 दिन में कितना बनाएगा, गुणा 30 से टोटल वर्क आ गया। इस काम को अगर ए और बी मिलकर करें तो ए और बी मिलकर करेंगे 13 एफिशिएंसी के साथ, तो कितना समय लगेगा, बटे 13, इतना समय लगेगा भाई। 240/13, 240/13 का मतलब 13 एकम 13 है भाई। और कितना बच जाएगा जी आपका 11, 13 अट्ठे 104। तो 18 सही, 6/13 दिन लगेंगे, और ये इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी करें। आसान सवाल है, मुझे लगता है बच्चे कर पाएंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर है 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 त्रिकोणमिति चैप्टर से है। द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी। वही सवाल मैं करा रहा हूं जो पेपर में आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। देखो आपको पता है अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिखें a + b 90 डिग्री, तो साइन ए कॉस बी के बराबर होता है। लिख दूं मैं, चलो मैं लिख दे रहा हूं।
भाई अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो साइन ए बराबर होता है कॉस बी, साइन जो है कॉस में बदल जाता है, और टेन ए बराबर होता है कॉट बी, और सेक ए बराबर कॉसेक बी, सेक ए बराबर कॉसेक बी। ये कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। और एक ये भी कंसेप्ट है कि टेन ए इंटू टेन बी 1, टेन ए गुणा टेन बी बराबर 1, याद रखिए। इसी पर सवाल है मेरे दोस्तों, यहां देखो एंगल का सम 90 है, 41 और 49 90 है, तो साइन 49 cos 41 के बराबर हो जाएगा। यहां देखिए 57 33 90, तो टेन ए बराबर कॉट भी हो जाएगा, कट गया। यहां देखेंगे 5 और 85 90, तो ये मेरे दोस्तों 1 हो गया। 25 65 90 1 हो गया, 10 45 1 होता ही है। तो भाई ये कट गया 1 प्लस ये कट गया 1, और ये क्या आ गया 10 45 1, 1 गुणा 3 3, तो यानी कि आ गया 2 + 3 5, 5 इसका आंसर था। आगे आओ जी। एक डीलर एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है, अंकित मूल्य पर दो छूट 15% और 25% के साथ बेचता है। अगर उसे 344 की हानि या लॉस होता है तो अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए भाई ध्यान रखिएगा, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव लगाओगे तो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। एक डीलर पहले अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% बढ़ा के लगाता है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, फ्रैक्शन से रेशियो से कर लेते हैं। मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर रखा है? 40% ज्यादा है, यानी कि ये 5 है, सीपी 5 है, तो मार्क प्राइस 7 है। फिर वो डिस्काउंट देता है, 15% की छूट देता है। 15% छूट का मतलब 3/20। फिर 25% छूट देता है 1/4। मार्क प्राइस पे पहले 15% छूट देता है 3/20, 3/20 छूट का मतलब 20 का सामान 17 में बेचेगा। फिर मेरे भाई 25% छूट देता है 1/4, यानी कि 4 का सामान 3 में बेचेगा। तो आप इनकी सीधी सीधी गुणा कर दीजिए, सीधी सीधी गुणा कर दीजिए, कुछ कट रहा है नहीं। तो 20 पंजे 100, 100 चौका 400, और ये आएगा मेरे भाई 17 तिया 51, 51 सत्ते आ जाएगा मेरे भाई 7 एकम 7, 7 पंजे पे 357। ये क्या आ गया बच्चों? ये सीपी से एसपी का रेशियो आ गया। यानी कि अगर आप 40% मार्कअप करते हैं, फिर 25% और 15 और 25% की दो लगातार छूट देते हैं, तो सामान का क्रय मूल्य 400 है, तो फाइनली वो सामान 357 में बिकेगा। ये मार्कअप और ये डिस्काउंट इनका सक्सेसिव करेंगे, रेशियो की सीधी सीधी गुणा करेंगे, हमेशा सीपीएसपी का अनुपात आता है। अगर 400 का सामान 357 में बिका तो भाई आपको तो लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ? कम में बिक रहा है। 400 में से 357 घटाई, 43 का आपको लॉस हुआ, 43 का आपको लॉस हुआ, जबकि आपको लॉस हुआ कितना है? 344 रुपए की हानि हुई है। तो 43 की जो वैल्यू है 344 रुपए के बराबर है। कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर, तो सीधा सीधा ही 8 गुना है भैया, 320 और 24 344, 8 गुना। तो वस्तु का आपसे क्या पूछा है? वस्तु का आपसे पूछा है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस आपसे पूछा है। ओके, सीपी नहीं पूछा, यहां पे मार्क प्राइस आपसे पूछा है। देखो तो यहां पहले यहां पे आप सीपी निकाल लेते, अगर ये 8 गुना है तो कॉस्ट प्राइस भी 8 गुना आएगा, 3200 रुपए। 3200 रुपए आ जाएगा मेरे भाई, 3200 रुपीज। यहां पे जो क्रय मूल्य आएगा वो 3200 रुपए आएगा, 3200 रुपीज सीपी आएगा। लेकिन सवाल में एक पेच है कि सवाल में मार्क प्राइस पूछा है, ये तो सीपी आएगा भाई 400 का 8 गुना 3200 रुपए। मार्क प्राइस पूछा है, तो मार्क प्राइस तो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 40% ज्यादा है, 40% ज्यादा है। अब 3200 का 40% कितना है? 32 चौका 128, 1280। तो आप इसमें 1280 ऐड कर दीजिए मेरे भाई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 4480 रुपए आएगा। तो मार्क प्राइस जो आएगा 4480 रुपीज आएगा, 4480 रुपए आएगा, ठीक है। तो ये आंसर है, यानी कि इसके ऑप्शन सही नहीं है, इसके ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। सही जो आंसर है वो आपका 4480 रुपए। हाँ, अगर आप यहां पे अंकित मूल्य की बजाय क्रय मूल्य पूछा होता, क्रय मूल्य केवल, इस सवाल यहां पे इन्होंने शायद गलत डाल दिया, यहां पे कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का आंसर क्या आएगा मेरे भाई? यहां पे 3200 रुपए आंसर है। मार्क प्राइस अगर पूछेगा तो आप 40% बढ़ा दोगे, ठीक है। आप बोलोगे यस सर, बढ़िया सवाल, आगे चलते हैं।
50,000 की एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4 साल में कितने रुपए हो जाएगी? बहुत अच्छा सवाल है, बताइए। यानी कि आपने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए मेरे भाई, ब्याज की दर 20% है, 50,000 आपका प्रिंसिपल है, ब्याज की दर 20% है, तो बोला है धनराशि 4 साल में कितनी हो जाएगी। यानी कि आपसे 4 साल बाद अमाउंट पूछा है, अमाउंट पूछा है तो आपको पहले 4 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा ना मेरे भाई। देखो 4 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो होता है, गोल्डन रेशियो से अच्छा तरीका कोई नहीं है कंपाउंड टेस्ट निकालने का। 4 6 4 1, 4 6 4 1। प्रिंसिपल या मूलधन कितना है? 50,000 रुपए आपने इन्वेस्ट की, 50,000। ब्याज की दर कितनी है बच्चों? 20%। ब्याज की दर 20% वार्षिक है, तो आप 20% करते जाओ। 50,000 का 20% यानी कि 1/5, 10,000। 10,000 का 20% यानी कि 2,000। 2,000 का 20% यानी कि मेरे प्यार भी 400। 400 का 20% यानी कि 1/5, 80। ये आ गए बच्चे, आप इनकी सीधी सीधी गुणा कर दीजिए। 40,000 प्लस 6 दूनी 12,000, 52,000 हो गया। 52,000 प्लस 1,600 तो 53,600 हो गया, प्लस 80 यानी कि 53,680। 53,680 रुपए जो है क्या आपको मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा सीआई इन 4 सालों में। क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है जी। 40,000, 12,000, 52,000 प्लस 1,600 प्लस 80, 53,680। लेकिन सवाल में पूछा है 4 साल बाद धनराशि क्या हो जाएगी, तो 50,000 रुपए पे 53,680 तो आपको ब्याज मिल गया, तो अमाउंट कितना हो गया जोड़ देंगे, तो 50 और 53 मेरे भाई 103, 103,680। ऑप्शन नंबर ए आ गया। ये सवाल ना आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर का है, जो भी आपका पेपर हुआ ना 2025 में। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहो, अपनी तरफ से नहीं करा रहा, ये तो आरपीएफ कांस्टेबल का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। देखिएगा, मैंने सॉल्व कराया चैनल पे पूरा पेपर। सवाल नंबर 11, ए अकेले किसी काम को 42 दिन में कर सकता है, बी इसे 56 दिन में कर सकता है। ए और बी ने 27,000 रुपए में काम करने का बीड़ा उठाया, सी की हेल्प से उन्होंने काम को 21 दिन में पूरा किया। सी को कितना पेमेंट किया जाना है? बहुत बढ़िया सवाल मेरे भाई। देखो, जो आदमी, सारे लोग साथ में काम कर रहे हैं, जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। यानी कि जो पैसा है वो एफिशिएंसी के रेशियो में बांटा जाता है। जो राशि है ना मेरे भाई, अमाउंट जो बांटना वो एफिशिएंसी के रेशियो में बांटी जाएगी। और एफिशिएंसी क्या होता है? टाइम के रेशियो का उल्टा। ए किसी काम को 42 दिन में कर सकता है, एक दिन में कितना करेगा? 1/42। बी काम को 56 दिन में कर सकता है, एक दिन में कितना करेगा? 1/56। सी की हेल्प से उन्होंने काम कितने दिन में किया मेरे भाई? 21 दिन में। यानी कि ए और बी ने सी की हेल्प ली, यानी कि तीनों लोगों ने मिलकर काम 21 दिन में किया। एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/21। ये रेशियो आ गया मेरे भाई, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो होगा मेरे दोस्तों, और इसी रेशियो में पैसा बांटा जाएगा। ठीक है जी। आप देख रहे हैं कि ये तो भैया 7 से कट ही रहा है, तो पहले 7 से काट लो। 7 छिंग 42, 7 अट्टे 56 और ये 7 तिया 21। अब 6 8 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे भाई? 24। हम पूरे रेशियो को 24 से गुणा कर देते हैं, तो 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 3 अट्ठे 24। ये तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 4:3:8। बताइए, आपसे पूछा है सी का शेयर क्या होगा, यानी कि तीनों लोगों की एफिशिएंसी 8 है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी 8 है। मुझे बताओ सी की कितनी होगी? भाई ए की 4 है, बी की 3 है। ए की 4 है एफिशिएंसी, बी की 3 है, तीनों की 8 है, तो 4 3 7 1 8। ए की 4 है, बी की 3 है, तो भैया सी की क्या बचेगी? 1 4 3 7 1 8 होता है, तो सी की जो एफिशिएंसी है वो टोटल का 1/8 है। तीनों की एफिशिएंसी 8 है तो सी की एफिशिएंसी 1 है, तो सी काम भी 1/8 करेगा। तो सी को जो पैसा है वो भी 27,000 रुपए का 1/8 मिलना चाहिए। 27,000 रुपए का 1/8 मिलना चाहिए। 8 तिया 24 होता है, यानी कि 3375 आ जाएगा जी, ए ऑप्शन। 3,000, 4,000 नहीं पहुंचेगा, 4,000 से कम आएगा।
बेसिक सवाल है मेरे दोस्त, टाइम एंड वर्क का। आ जाइए सवाल नंबर 12। यह क्वेश्चन भी एलिगेशन का मैंने डाला है, आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर का है। 64 रुपए पर केजी वाली चीनी को 22 रुपए पर केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए जिससे मिक्सचर को 70.8 रुपए केजी पर केजी पे बेचने से 20% का लाभ हो। जब भी ऐसा सवाल है एलिगेशन लगेगा। भाई हम दो टाइप की चीनी को मिला रहे हैं, एक का दाम है 64 रुपए पर केजी, दूसरी का है 22 रुपए पर केजी। मिलाने से बनेगा मिक्सचर। अब मिक्सचर को 70.8 रुपए पर केजी में बेचने से 20% लाभ होता है। मिश्रण का सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस। हमें सेलिंग प्राइस नहीं चाहिए, हमें मिक्सचर का भी कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो सीपी निकालो, 70.8 रुपए पर केजी में बेचने से 20% प्रॉफिट होता है। 100% पे 20% प्रॉफिट होता है। ये 120% की वैल्यू है बच्चों। यहां से 100% की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 100% की वैल्यू ये आ जाएगा। ये मिक्सचर का सीपी आ जाएगा जी। 120% की वैल्यू है 70.8, 1% की वैल्यू 120 से भाग करो, 100% की निकाल लो। जीरो से आप जीरो काट लो, जीरो से डेसिमल हटा दो, तो ये आ जाएगा 12 पंजे 60 और 10 12 निम्मा 160, 59 रुपए पर केजी। तो हम दो टाइप की चीनी को मिलाते हैं, 64 रुपए किलो और 22 रुपए किलो। मिश्रण का सीपी है 59 रुपए पर केजी। तो किस रेशियो में मिलाना चाहिए मेरे भाई? लगाइए एलिगेशन। 59 में से 22 घटाएंगे 37 और 64 में से 59 घटाएंगे जी 5, यानी कि 37:5 के अनुपात में मिलाना चाहिए। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बेसिक सवाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में। बताना जरूर आप कितने क्वेश्चन किए हो। m के किस मान के लिए इस समीकरण के मूल बराबर होंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, आता है बेटा, 100% आता है पेपर में। अगर आपके सामने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बराबर हैं, दो रूट आएंगे, x की दो वैल्यू आएंगी, तो मेरे भाई वो तभी संभव है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 यानी कि b² बराबर 4ac के होगा। b² बराबर 4ac होना चाहिए। मैंने अपने चैनल पे पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया है, कंप्लीट अलजेब्रा पढ़ाया है। देखिए लगभग 2 लाख बच्चों ने क्लास देखी है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो अब भी समय जाके पढ़ लीजिए। और हां, ये तो ALP CBT 2 हो रहा है 2024 का। अब 2025 की भी भर्तियां आ गई हैं ALP के लिए। हमारी जो एप्लीकेशन है टेस्ट रैंकिंग, मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाओ, मैंने ALP के मॉक टेस्ट प्रीवियसर के फ्री डाल दिए। रेलवे ALP 2025 के लिए जो प्रीवियसर का पेपर हुआ, 2018 में पेपर हुआ था 27 शिफ्ट में पूरा फ्री है। 2024 में पेपर हुआ था 15 शिफ्ट में। 2024 का जो अभी पेपर हुआ ALP CBT 1 का, पूरे के पूरे टेस्ट फ्री फॉर्मेट में यहां पे डले हुए हैं। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके अगर आप सीरियस हो तो मॉक टेस्ट भी लगाना शुरू कर दीजिए। ALP 2025 का पेपर CBT 1 का बहुत लेट नहीं होगा, जल्दी ही होगा। ठीक है जी, तो कंसेप्ट है। अब बताओ, अगर यहां पे रूट बराबर हैं तो b² बराबर 4ac होगा। यहां पे ABC की वैल्यू क्या आएगी? x² कोफिशिएंट 1 है, ये x का कोफिशिएंट है, और ये मेरे दोस्त आपका कांस्टेंट है, यही ABC की वैल्यू है। तो b² बराबर 4ac। भाई इसका स्क्वायर क्या होगा? ये आपका b का मान है, इसका स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4, m-4 का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है जी, 4ac। ए यहां पे 1 है और ये आपका 2m है, इंटू 2m। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। अब देखिए 4 से आपका 4 कट जाएगा और तो कुछ नहीं कट रहा, तो इसको खोल लेते हैं। m² माइनस 8m प्लस 16 बराबर आ जाएगा जी 2m, बराबर 2m। 2m को इधर ले आते हैं, तो m² माइनस 10m प्लस 16 बराबर 0। ये आपके सामने द्विघात समीकरण बन गई, यानी कि m के दो मान आएंगे। या तो भाई ऑप्शन से चेक कर लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, या इसको सॉल्व कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का भी तरीका है, ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनकी गुणा कर दूं तो प्लस का 16 आए, जिनको जोड़ दूं तो माइनस का 10 आए। जिनकी गुणा कर दूं तो 16 आ जाए, ऐड कर दूं तो माइनस का 10 आए। ऐड करने पर तो 8 दूनी 16, 8 2 10, यानी कि ये आ जाएगा जी 8 और 2, जोड़ने पर माइनस 10 आना चाहिए, तो -8 और -2 ये संख्याएं। ये ऐसी दो संख्याएं, इनको जोड़ोगे -10 आएगा, -8 के -2 में गुणा करेंगे 16।
जो भी वैल्यू आए साइन रिवर्स करना होता है, माइनस का प्लस। तो m के 2 मान आएंगे जी, 8 और 2, ये रहा बी ऑप्शन करेक्ट है। बेहतरीन सवाल मेरे भाई, गजब का क्वेश्चन है, परफेक्ट। आ जाओ। दो सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी 81 है, उनकी रेडियस 42 और 51 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगी। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट देखो, दो सर्कल की रेडियस बच्चों आपको दी है, मान लीजिए ये R1 R2, ये आपको R1 R2 दिया हुआ है, और उनके सेंटर के बीच की दूरी आपको दी है 81। अगर दो सर्कल की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है बच्चों, ये वाली, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है, उनकी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सीधा फॉर्मूला है, याद कर लो फॉर्मूला, √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। क्लियर भाई। यहां पे सेंटर के बीच की दूरी 81, केवल वैल्यू रख दो, 81 का स्क्वायर माइनस, ये बताओ बच्चे, R1 माइनस R2, 51 में से 42 घटाएंगे, 9 का स्क्वायर, ये आगे बच्चे। अब 81 भी मेरे दोस्तों ये 9 का स्क्वायर होता है ना, 9 के स्क्वायर का भी स्क्वायर है ये। तो यहां से देखो 9 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 9 अंडर क्या बचेगा। अगर मैंने 9 का स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर सपोज मैंने 9 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 81 मतलब 9 नाम 81, 9 का स्क्वायर -1, आप बोलोगे हाँ जी सर ही बचेगा। अब 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 80, ये बच गया 80। अब 9 के स्क्वायर का अंडर रूट तो 9 आ जाएगा, 80 का अंडर रूट क्या आएगा, 80 मतलब 16 पंजे 80, 16 का अंडर रूट 4, 4 रूट 5, ये आ जाएगा 9 चौक 36 रूट 5, 36 रूट 5 है बी ऑप्शन। सिंपल, यहां पे आपको कैलकुलेशन करनी है, आगे देख भी सकते हैं कि 9 यहां भी है, 9 यहां भी है, तो 9 का मल्टीपल आएगा, है 9 का स्क्वायर तो है, तो 9 का मल्टीपल आएगा, एक ही ऑप्शन था बी। ऑप्शन से भी कर सकते, मैं ऑप्शन ज्यादा नहीं बता रहा, मैं आपको पूरा तरीका सिखा रहा हूं। सवाल नंबर 15, तीन दोस्त एक साथ दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहला मित्र दौड़ का एक चक्कर 12 मिनट में, दूसरा दोस्त 18 मिनट में, और तीसरा मित्र 24 मिनट में पूरा कर सकता है। पहले दोस्त को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं, दूसरे को लगते हैं 18 मिनट, तीसरे को 24 मिनट। तीनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, तो कितने मिनट बाद वो तीनों चक्कर को दोबारा एक साथ पूरा करेंगे। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे ऑल फिनिश ए लैप टुगेदर अगेन। कितने मिनट बाद वो जो है दोबारा एक साथ मिलेंगे, ये कहने का मतलब है कितने मिनट बाद वो दोबारा तीनों चक्कर को ये दोबारा एक साथ पूरा करेंगे, यानी कि दोबारा तीनों कब मिलेंगे। तो भैया वो टाइम, जब भी ऐसा सवाल है आपको एलसीएम लेना है। पहला दोस्त 12 मिनट में, दूसरा 18 मिनट में, तीसरा 24 मिनट में पूरा करता है। तीनों दोस्त दोबारा कब से मिलेंगे, वो टाइम आएगा इनका एलसीएम। 12, 18, 24 का एलसीएम 72 मिनट, यानी कि 72 मिनट के बाद तीनों एक साथ मिलेंगे, फिर दोबारा चक्कर पूरा कर लेंगे एक साथ। आइए 16, पी के किस मान के लिए तो इक्वेशन दिए कोई हल नहीं होगा। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, जबरदस्त क्वेश्चन। देखो, कोई सॉल्यूशन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी डज द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। मेरे भाई अगर कोई दो लाइन पैरेलल हैं, समांतर हैं, अगर दो कोई लाइन पैरेलल हैं, जैसे रेल की पटरियां होते हैं, वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती, जब कोई नहीं कहीं काटेंगी नहीं तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप, ढाल, प्रवणता बराबर होनी चाहिए, स्लोप सेम होगा, यानी कि A1 बटे B1 या A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, ये कंडीशन होनी चाहिए मेरे भाई। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 शुड नॉट बी इक्वल टू C1 बटे C2, ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है मेरे भाई। अब यहां पे P के किस मान के लिए इन दोनों लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो तभी होगा नो सॉल्यूशन जब दोनों लाइन पैरेलल हो, यानी कि x के और y के कोफिशिएंट का, x और y का कोफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए, है ना। यहां x का कोफिशिएंट 18 है, यहां p है, यहां y का 36 है भैया, यहां -54 है, तो ये बराबर आना चाहिए मेरे दोस्त, बस इसको बराबर कर दो। 18 बटे p बराबर कितना आएगा, 36 बटे -54, और कांस्टेंट जो है C1 C2 वो अलग आना चाहिए। भाई यहां C1 कितना है 45 और यहां कितना है 67, और आपको दिख रहा है कि 45 बटे 67 अलग है रेशियो,
देख रहे हैं ना, ये रेशियो अलग है, कोई दिक्कत नहीं। तो पी का मान यहां से आ जाएगा 18 दूनी 36 और ये आ जाएगा 2 से 54 27 बार -27। तो पी का जो मान आएगा माइनस का 27 आएगा जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हालांकि इसका भी पूरा कंसेप्ट मैंने चैनल पे पढ़ा है और ढेरों सवाल आए हैं भाई एएलपी में या रेलवे में। ये नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के ढेरों सवाल आए हुए हैं। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग चैनल पे जाओ, मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, मैंने बताया है उसे एक वीडियो में। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है और भगवान ने चाहा तो उससे एक सवाल जरूर दिख जाएगा आपको। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, कंप्लीट डिटेल कंसेप्ट समझाया हुआ है। कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं मेरे भाई जो मैंने आपको ना बता रखा हो, तभी तो नाम मैथ्स कंसेप्ट किंग है चैनल का। जाके देखिएगा अगर आपको नहीं आता। आगे आ जाइए। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 138 इवन नेचुरल नंबर, प्रथम 138 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बी ऑप्शन आएगा 139। देखो कंसेप्ट ध्यान रख लो, याद कर लो, सिंपल सा। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। कभी कभी नेचुरल शब्द भूल जाता है एग्जामिनर लिखना, लेकिन आप समझिएगा कि नेचुरल ही फीलिंग है। नेचुरल नंबर समझते हैं, इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। तो प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्याओं का अगर आपको औसत निकालना है तो हमेशा n+1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहली 138 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 139 आएगा। अगर मेरे भाई इवन की बजाय यहां पे आ जाए ऑड, इवन की जगह यहां पर ऑड आ जाए कि प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो फिर वो एन ही आएगा। ये दोनों कंसेप्ट है, याद रखिए। आइए सवाल नंबर 18। शांत जल में एक नाव की स्पीड 16.8 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि एक्स का मान दिया 16.8 किलोमीटर पर आवर। नाव धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय के बराबर है। देखो, सेम टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 36 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में उतना ही टाइम लगता है जितना 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में लगता है। तो आपसे पूछा है धारा की चाल बताओ, स्ट्रीम की चाल क्या होगी। देखो मेरे भाई, कंसेप्ट है अगर टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है मेरे भाई, टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के। अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्पीड के। जो स्पीड का रेशियो होगा, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा, वही स्पीड का रेशियो होगा। अगर आप सवाल को ध्यान से देखो मेरे भाई, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में मेरे भाई सेम टाइम लगता है। यह डिस्टेंस का रेशियो है, यही डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो भी होगा, यही डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो भी होगा मेरे भाई। क्या आपको बात समझ? 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में धारा के प्रतिकूल 24 है, कितना 20 है भाई, 20 है। ठीक है जी, सेम टाइम लगता है तो डिस्टेंस का रेशियो, यही स्पीड का रेशियो भी आएगा। ये किससे जाएगा भैया? 4 से। 4 नाम 36, 4 पंजे 20, 9/5 आ गया। ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ गया 9/5। लेकिन सवाल में पूछा है धारा की गति, धारा की गति यानी कि वाई पूछा है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको x/y निकालना पड़ेगा। देखो x/y का सीधा कंसेप्ट होता है, अगर आपको x/y निकालना है तो d+u/d-u। याद रखिए, रेशियो मेथड सबसे बढ़िया, d+u/d-u, यानी कि 9 + 5/9 - 5। तो ये आ गया बच्चे 14/4। 14/4 का मतलब 7/2। ये x से y का रेशियो आ गया। नाव की शांत जल में चाल और धारा की चाल का। नाव की शांत जल में चाल है 16.8 किलोमीटर पर आवर। 7 के लिए 16.8 कितने गुना? 2.4 टाइम्स। आपसे पूछा धारा की चाल, धारा की चाल भी 2.4 गुना होगी। 2 की वैल्यू भी 2.4 से गुणा करेंगे 4.8। तो 4.8 इस सवाल का आंसर है, 4.8 धारा की गति।
ठीक है, अच्छा सवाल है। रेशियो मेथड से मैंने आपको बताया, तरीका तो बेसिक भी है। सवाल नंबर 19 ये करिए। एक खोखला गोलाकार खोल को 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बनाया गया है। इसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्या 15 18, आंतरिक रेडियस 15 है और एक्सटर्नल रेडियस 18 है। तो आपसे पूछा है खोल का भार वजन बताओ। देखो मेरे भाई, आप इस समझिए कि हमारे पास एक खोखला गोला है, हमारे पास इस तरीके से खोखला गोला है, इस तरीके से खोखला गोला है। वो बनाया गया है एक ऐसी धातु से जिसके 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 3 ग्राम है। आंतरिक और बाहरी त्रिज्या दी हुई है, खोल का वजन क्या होगा? तो पहले आप इसका ये निकालो कि इसको बनाने में जो धातु इस्तेमाल हुई, धातु का वॉल्यूम क्या है। खोखले गोले को बनाने में, होलो स्फीयर को बनाने में जो मेटल इस्तेमाल होती है, उस मेटल के वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये आएगा जी, बात समझिएगा। 4/3 पाई, पाई का मतलब 22/7 कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। कैपिटल आर यानी कि 18 का क्यूब एक्सटर्नल रेडियस, स्मॉल आर इंटरनल रेडियस, आंतरिक त्रिज्या 15 का क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। मेटल इतनी है, मेटल का वॉल्यूम ये है। अब बोला 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 3 ग्राम है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 3 ग्राम है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वजन क्या आएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ग्राम में वजन आ गया मेरे भाई। आंसर पूछा है लेकिन किलोग्राम में, और आपको पता है मेरे भाई कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अगर हमें ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो भैया ये 1000 से भाग भी देना पड़ेगा, तो बटे 1000 आएगा, बटे 1000 किलोग्राम। ये आंसर है दोस्त इस सवाल का। ये कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। और ये सवाल भी आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर का है, आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर का। बताओ जी क्या आंसर है। देखो मैं देख पा रहा हूं कि 3 से 3 तो कट ही जाएगा, और देखो 1000 से भाग कर रहे हैं, 1000 मतलब 3 डेसिमल। यहां भी आपके सामने 1000 से भाग कर रहे हैं, डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं। इसका मतलब इस सवाल के आंसर एग्जैक्ट दिए हुए हैं, तो हम ना मल्टीपल चेक कर लेते हैं। देखो जो भी आंसर आएगा, 18 में 3 आता है, 3 का क्यूब 27, 15 में 3 आता है, 3 का क्यूब 27, यानी कि 9 का मल्टीपल आएगा। जो भी आंसर आएगा 9 का मल्टीपल आएगा। अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 8 3 24 3 27, हाँ जी। उसके बाद 8 2 10 4 14, तो 16 3 19 नहीं कट रहा। 6 3 9 3 2 5 5 10 नहीं कट रहा। 7 2 9 और 8 3 24 नहीं कट रहा। ये अकेला ऑप्शन मेरे भाई 9 से कट रहा है कि 18 में 3 आ रहा है, 3 का क्यूब 27, 15 में 3 है, 3 का क्यूब 27, 27 से कटेगा, यानी कि नंबर 9 से भी कटेगा, एक ही नंबर है। ठीक है, 22 में 11 आ रहा है तो 11 से कटने वाला भी नंबर होगा, तो 3 8, ये 8 8 8 16 3 19, 19 और 8 का डिफरेंस 11, ये नंबर 11 से भी कट रहा है। ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से करो मेरे भाई, आगे कैलकुलेशन बड़ी रिस्की है, पूरी आप करोगे तो। ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नेवर हैव द डिजिट एट यूनिट प्लेस। एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई स्थान पर अंक कभी नहीं हो सकता। यानी कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका यूनिट डिजिट क्या नहीं आएगा। देखो मेरे भाई, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो जो नंबर आता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो यूनिट डिजिट है मेरे भाई, जो सबसे आखिर में, वो कभी भी मेरे दोस्तों 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता मेरे प्यारे भाई, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता। 2 3 7 और 8 नहीं आ सकता। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 में 6 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 में 5 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 में 6 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 में 9 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 में 4 आएगा, 9 का स्क्वायर 81 में 1 आएगा। लेकिन कभी भी एंड में 2 3 7 और 8 नहीं आएगा। तो इन चारों के हिसाब से 3 कभी भी किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई के स्थान पर नहीं आ सकता। 2 3 7 और 8 यहां पे नहीं आ सकते यूनिट डिजिट पे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसकी भुजा 130 सेंटीमीटर है। भाई समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 130 है तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 भुजा का वर्ग, ये फॉर्मूला होता है।
यहां समबाहु त्रिभुज की भुजा 130 है, तो √3/4 130 का स्क्वायर। अब आप खुद बताओ, 4 है 2 का वर्ग, 130 के वर्ग को 2 के वर्ग से भाग देंगे तो 130/2 65 का वर्ग आ गया। और 65 का वर्ग क्या आता है मेरे भाई? 6 7 42, 5 5 25, 4225 √3। खेल खत्म, कुछ है नहीं सवाल में। आगे आ जाइए बच्चे, सवाल नंबर 22। ये सवाल रेलवे का, देखो मैंने तो रेलवे के सारे पेपर सॉल्व कराए तो मुझे नस नस पता है, जितने भी हुए अब तक। एएलपी हुआ हो, टेक्नीशियन हुआ हो, जेई हुआ हो मेरे भाई, आरपीएफ एसआई हुआ हो, कांस्टेबल हुआ हो, हर एग्जाम में मेरे दोस्तों ये वाला सवाल आया। ये बट डाटा चेंज होता है। ईंधन की कीमत लगातार 3 महीनों में 35%, 10% और 30% कम की गई। भाई फ्यूल का प्राइस पहले महीने 35% कम हुआ, फिर 10% कम हुआ, फिर 30% कम हुआ, लेकिन चौथे महीने में 65% बढ़ गया। चौथे महीने में फ्यूल की कीमत उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई, यानी कि 4 महीने में ईंधन का जो प्राइस है कितने परसेंट बढ़ा या घटा, ये पूछा है। देखो 35% कम हुआ, 5% 1/20, 35% 7/20, फिर 10% कम हुआ, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, कम हो रहा है तो माइनस, बढ़ रहा है तो प्लस, 65% की फ्रैक्शन वैल्यू 13/20, 5% का 13 गुना है ना ये। अब बताओ 35% कम हुआ जी 7/20, यानी कि 20 से 7 कम होकर 13 हो गया। फिर 10% कम हुआ जी 1/10, 10 से 9 रह गया। फिर 30% कम हुआ जी 3/10, तो 10 से 7 हो गया। फिर 65% बढ़ा जी 13/20 बढ़ा, यानी कि 20 था, 20 से 13 बढ़ के 33 हो गया, 33 हो गया। आई बात समझ में? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। सीधी सीधी उड़ान, 20 गुणा 20 400 इंटू 100 40,000, 40,000 आ गया। यानी कि अगर इनिशियल जो है 40,000 था प्राइस फ्यूल का, तो कितना हो गया भैया? गुणा करनी पड़ेगी। गुणा मुश्किल है, देखो ये 33 का मतलब 3 गुणा 11। एक ट्रिक चल रही है, देखो यहां पे 13 गुणा 7 और 33 का मतलब होता है 3 गुणा 11। ऐसे लिख लो 33 को 3 गुणा 11 और ये आपका 9 है। आपको पता है, आपको ये बात पता है मेरे भाई, 33 को आप ऐसे लिख लो 11 तिया 33 है, 33 है ना, 11 तिया 33, ठीक है, और ये आपका 9 है। आपको पता है 7 गुणा 11 गुणा 13 1001 होता है। दिमाग में सोच लिया मैंने, 13 7 और 11 देख के, क्योंकि 13 गुणा 7 गुणा 11 1001 याद है, 7 गुणा 11 गुणा 1001, 1001 गुणा 27, तो ये 27,027 आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें ना कैलकुलेशन में भी काम आ जाते हैं अगर आपको पता है। 7 गुणा 13 गुणा 11 1001, यहां से 3 बचा, 3 नाम 27, 27 गुणा 1001 27,027। यानी कि अगर स्टार्टिंग में प्राइस 40,000 था तो 4 महीने के बाद 27,027 हो गया, तो प्राइस घट गया बेटा, डिक्रीज हो गया, इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हुआ? 40,000 से 27,027 आप कम करोगे तो ये आएगा मेरे भाई 12,973। ये कम हो गया जी, आउट ऑफ 40,000 परसेंटेज में इनटू 100%। क्या आया? तो 2 जीरो कट गया, फिर 4 तिया 12, ये जो है ना 33 नहीं जाएगा, ये 33 नहीं जाएगा मेरे भाई, क्योंकि 33 चौका तो 132 होता है, तो 32% से ज्यादा आएगा, बी ऑप्शन, अप्रोक्स 32 आएगा। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ठीक है, फिर 4 चौक 16 और 4 तिया 12, अप्रोक्स 32.43% के करीब जो है प्राइस घट जाएगा। बढ़िया सवाल है मेरे भाई। ए प्लस बी प्लस सी 7 है, देखो ये अलजेब्रा का सवाल है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये 11 है। ए बी सी -1 है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। फॉर्मूला याद है क्या इन तीनों के टर्म में? क्या आपको फॉर्मूला याद है? नहीं याद है तो मैं लिख देता हूं मेरे भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। एक सवाल मेरे भाई मुझे लगता है कि जरूर आपके पेपर में इस फॉर्मूले से आएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आ गया बच्चे। केवल आपको फॉर्मूला याद है, वैल्यू रखनी होती है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यही तो आपसे पूछा है। आप बोलोगे हाँ जी सर,
हमसे यही तो पूछा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब सवाल में। -3 एबीसी की जगह -1 रखेंगे तो -1 की -3 में गुणा +3 हो गया बराबर a प्लस बी प्लस सी 7 इंटू ए प्लस बी प्लस सी 7 का स्क्वायर 49 माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 11, 11 तिया 33, तो 49 माइनस 33 आ गया जी 16, 16 की 7 में गुणा 16 सत्ते 112, ये 3 उधर चला जाएगा तो ये 109, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 109 आ गया, 112 माइनस 3, 3 उधर चला जाएगा ना। ये आसान सवाल है मेरे भाई, ये भी मुश्किल नहीं था। आगे चलेंगे 24वां सवाल। तीन संख्याओं का एलसीएम 2400 है, संख्याएं 3 4 5 के रेशियो में है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या बताओ। देखो रेशियो दिया है संख्याओं का और एलसीएम दिया है। मैंने मान लिया कि संख्याओं का जो एचसीएफ है एच, अगर आपको एचसीएफ पता चल गया तो संख्याएं अपने आप आ जाएंगी। मैंने संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच मान लिया। अगर संख्या 3 4 5 के रेशियो में है तो संख्याएं जो होंगी वो 3h 4h और 5h होंगी। संख्या होंगी 3h 4h और 5h कि जब मैं रेशियो लूंगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर h कट जाता है, यही होता है। अगर इन तीनों संख्याओं का एलसीएम देखा जाए तो एलसीएम क्या आएगा भाई, 3 4 5, 3 है 4 है 5 है, 3 4 5 का एलसीएम 3 चौक 12 पंजे 60 और एच आएगा, ये एलसीएम होगा। और एलसीएम है कितना यहां पे 2400, 6 चौक 24, एचसीएफ आपका 40 आ गया। अगर एचसीएफ पूछा होता तो केवल आंसर होता 40। पूछा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 5h, h की जगह 40 रखेंगे तो 40 पंजे 200, 200 यहां पे सबसे बड़ी संख्या है, ए ऑप्शन। देख रहा, मजा आया। आखिरी सवाल करवाने जा रहा हूं मेरे भाई, एएलपी सीबीटी 2 के लिए मेरे दोस्त। ठीक है, मैं भूल गया था कि पेपर होने वाला है, फिर हमारी टीम ने याद दिलाया कि सर कल तो जो है ये पेपर है एएलपी सीबीटी 2 का, तो फिर मैंने तुरंत मॉक टेस्ट बनाया दोपहर में और मैं जो है रिकॉर्ड कर दिया आपके लिए। शाम को चला जाएगा, शाम को हमारी क्लास है। ठीक है जी, कैरविल एप्लीकेशन पे। फाइंड द सिंप्लीफाइड फॉर्म, रेलवे ग्रुप डी का सवाल है। देखो ये सवाल आसान है, हमने इसलिए डाला है क्योंकि रेलवे के लगातार पेपर्स में क्वेश्चन आया है। आपको पता है अगर आप ए की पावर एम को ए की पावर एन से डिवाइड करते हैं, बेस सेम है तो डिवाइड में पावर घट जाती है, बस इतनी बात ध्यान रखो। ये बताइए मेरे भाई, ये क्या होगा, ए की पावर 10 को ए की पावर -5 से डिवाइड करेंगे तो 10 में से -5 घटेंगे, 10 ये 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आंसर नहीं है। फिर बी की पावर -7 को बी की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9, बी की पावर ये -9 हो जाएगा, -7 और -2 -9 होगा। ठीक है, यहां देखो सी की पावर 8 को, सी की पावर 3 है भाई, 3 नहीं है, सी की पावर 3 है। सी की पावर 8 को अगर सी की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो सी की पावर 5 आएगा, यानी कि ये वाला सी की पावर 5 है, ये आंसर है सी। ठीक है, अच्छा सवाल है, कर पाएंगे। और इसी के साथ रेलवे एएलपी सीबीटी 2 के ये बेस्ट जो है 25 क्वेश्चन हुए, आप इसे मॉक टेस्ट की तरह लीजिए। हमने इसमें अर्थमेटिक के भी सवाल कराए, एडवांस के भी सवाल कराए। अब आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ कि आपने खुद से मेरे बताने से पहले कितने सवाल कर लिए। ये मैंने इस लेवल का बनाया कि अगर आप इसमें 21 सवाल कर पा रहे हैं, 21 या उससे ज्यादा, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप मैथ्स वाला सेक्शन कल पेपर में आराम से कर पाओगे। अगर आप 21 से कम कर पा रहे हैं तो भैया बेटर प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है जी, खेल खत्म हुआ। मैंने आपको बता ही दिया है कि एप्लीकेशन पर जो बच्चे 21 से कम सवाल बना पाए उन्हें दोबारा मेहनत की जरूरत पड़ेगी। भैया वो रिकॉर्डेड बैच ले लीजिए, 1 मई से शाम से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू है, 2 साल इसकी वैलिडिटी है। ठीक है, मैं इसलिए आपको बार बार ये बता रहा हूं, समय कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप देखो ना आरपीएफ कांस्टेबल में कितनी 4000 वैकेंसी थी, 55-56 लाख फॉर्म गए, एक एक सीट के लिए हजार बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। जब तक आपका मैथ्स मजबूत नहीं होगा, रीजनिंग मजबूत नहीं होगा, आपका काम चल ही नहीं सकता। और मैथ्स में जब स्कोर आने लगता है तो कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो मैथ्स में 100% स्कोर करने के लिए इससे बढ़िया बैच सोर्स नहीं हो सकता। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, संभव हो सके तो 999 की फीस में। चलिए बच्चे,
ठीक है, तो आप सभी को हमारी तरफ से, जिनका भी कल एएलपी सीबीटी 2 का पेपर होने वाला है, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर करिएगा, बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। अगर आपने वाकई में मेहनत करी है, सीरियस तरीके से तैयारी करी है, मॉक टेस्ट लगाए हैं, तो आपको दिल से आवाज आ रही होगी, आपको पेपर में फोड़ के आना है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की जो है शुभकामनाएं करता हूं मेरे भाई, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप खुश रहें और कल आपका पेपर बहुत बढ़िया जाए, पेपर आपके हिसाब से आए। धन्यवाद इस लेक्चर को देखने के लिए। इस वीडियो आपको कैसी लगी, सवालों का कलेक्शन कैसा लगा, मॉक टेस्ट कंपाइलेशन कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।